वार्निंग शो में टाइम हो चुका है। अब ये दिल्ली जो धमाका हुआ है उसको लेकर एक वीडियो है और ये वीडियो एक आने वाला प्रधानमंत्री बता रहा है आपको। और ये वीडियो आने वाला प्रधानमंत्री बता रहा है और इस वीडियो को देखना, इस वीडियो देखने के बाद बहुत मज़े आने वाले हैं। इसमें मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा बीच बीच में। हो सकता है कि मैं थोड़ा रुक के या बीच के अंदर वीडियो डाल दूँ, लास्ट में मैं खुद आपको दिखा कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये मेरे खुद के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे मैं आपको बताने की तैयारी शुरू करता हूँ। दिल्ली जो बम धमाका हुआ है, एक तरीके से बम धमाका यही है। एक केमिकल की गाड़ी आती है और पार्किंग में खड़ी होती है, 6 पाउंड पर अटैक हो जाता है 10 तारीख को। भाई कितनी घटिया सोच है इन लोगों की, जो डॉक्टर होकर एमबीबीएस होकर मुसलमान है ये। भाई ये देखो मुसलमान है, ये मुसलमानों ने ये नहीं सोचा जो अटैक करे एमबीबीएस। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माँ बाप का भी हाथ हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है भाई हाथ, क्योंकि माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के बारे में तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था आपके बच्चों के बारे में? हो सकता है भाई पता आपको, पर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे? कुछ बोल नहीं रहे। और ये इसलिए नहीं बोल रहे आप क्योंकि पता है कि भारत की एजेंसियां आपको टारगेट पर लेगी, गिरफ्तार करेगी और आप पर अटैक करेगी। और इसीलिए आप, आज मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों को कि भारत के अंदर मुसलमान प्लस 57 देश मुसलमान हैं, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। ये बाकी सारे मुस्लिम देश आगे बढ़ने की सोचते हैं। भारत के मुसलमान अंदर बैठे हैं जो भारत के अंदर, वो आगे बढ़ने की सोचते हैं। और कुछ लोग मुसलमानों में 5-10% कीड़े ऐसे पनप रहे होते हैं जो आतंकवादी बन जाते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ। और ये 10% लोग ही होते हैं जो बर्बाद करते हैं पूरी कौम को। हर जगह चाहे कौन से भी धर्म में आप ले लो, 5-10% लोग जरूर मिलेंगे जो गैर हरकत ऐसी हरकतें जो उनको नहीं करनी चाहिए, और ये वही हरकतें करते रहते हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से हम आपको एक बात के लिए बोल रहे हैं कि ये हरकत क्यों हुई। ये हरकत इसलिए हुई क्योंकि ये दो धमाके थे, इनके कम से कम 5 टारगेट थे। आपको मैं हर टारगेट का एक वीडियो दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए आप थोड़ा वो वीडियो देखें। जिस टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अटैक 5 तारीख से ही ऑन कर दिए थे। कब से? 5 तारीख से इन्होंने ऑन कर दिए थे और ये अटैक शुरू हो चुके थे। 5 तारीख को हमारी जहाज, 800 जहाज है दिल्ली के अंदर, उनको जो जीपीएस सिस्टम होता है, मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपके अंदर, आपके पास सॉरी, तो वो आप वीडियो देख लेना। जब जहाज के अंदर जीपीएस सिस्टम जिस पर रनवे पर उतरती है, यानी कि ये ऐसे सड़क होती है और ये जहाज ऐसे आ रहा है, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। ये क्या करती है, जब सड़क की जो पट्टी होती है, वाइट पट्टी होती है, बेसिक में बता रहा हूँ मैं आपको, उस पर आकर टायर वो आगे आकर रुकती है, उसको ही लोकेशन पर ही वाइट पर जो रुकती है उसी के अकॉर्डिंग चलती है, क्योंकि वो बाहर से आके ऐसे देख नहीं सकते, ऐसे मुंह निकाल के बाहर नहीं देख सकते ना। ये जहाज़ों पर भी कुछ ना कुछ हुआ है भाई, कोई ना कोई आतंकवादी घटना हुई है, एक हुई है हमारी जहाज़ें कुछ देर के लिए 5 नवंबर को। फिर एक बात, आरडीएक्स पूछ रहे थे ना वो देश के कुछ कुत्ते कि कहाँ है आरडीएक्स, कहाँ है ये लो आरटीएक्स, सॉरी आरडीएक्स। 3300 kg आरडीएक्स कहाँ से आया भाई? कहाँ गए इन चमचों के पापा? चमचे कहाँ गए? चलिए आप कुछ वीडियोस देखें। थैंक यू। आपकी अपनी पाठशाला पर मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल देश की राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के पीछे के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। इस ब्लास्ट को प्रथम दृश्यता यह समझा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई गैस सिलेंडर फट गया है, कोई सीएनजी का सिलेंडर फट गया है। लेकिन इतनी बड़ी इंटेंसिटी में कि घटना घटित हो जिसने कई लोगों की जान ले ली हो, कईयों को घायल कर दिया हो, इतनी प्राइम लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ हो, तो उससे संदिग्ध हरकत की बू आने लगी। इसी विषय पर फिलहाल जांच करने के लिए टीम जुटी हुई है। लेकिन जब इसी के समय, जिस समय ये घटना घटी उससे कुछ देर पहले फरीदाबाद से कुछ डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास में विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। लगभग 2900 किलोग्राम के आसपास की रिपोर्ट्स हैं कि इतना विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसे में एक साथ ये देखना कि जिस समय दिल्ली में विस्फोट हुआ उसी समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अ, वो लोग गिरफ्तार किए गए जिनके पास विस्फोटक थे, ये एक साथ चिंता का विषय बनता चला गया। फिर नजरें जाना शुरू हुई आज से 2 दिन पहले की घटनाओं पर। 2 दिन पहले
दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग की गई थी और वो हादसा ऐसा कि अगर वो घटित हो जाता तो हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। हालांकि हमारी सुचेतता ने सशक्त प्रकार से सचेत होकर के पूरी सुचिता के साथ भारतीय जो सर्विसेज हैं इन्होंने काम किया, सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, तकनीकी विशेषज्ञों ने काम किया। उस दुर्घटना से तो हम बच गए, लेकिन हजारों पैसेंजर्स को बड़ा नुकसान भी हुआ। घटना क्या थी? 6 और 7 तारीख के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी लगभग 800 से अधिक फ्लाइट्स को उतरने में और चढ़ने में दिक्कत हुई। एक बार के लिए इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया। कहा गया कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इस तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर एक अव्यवस्था का माहौल रहा। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल है। आंकड़ों के हिसाब से चलें तो दुनिया में 9वें नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब यात्राएं होती हों। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़ी अव्यवस्था पनप गई। अव्यवस्था पनप गई जो हेडलाइन बनी कि 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 800 फ्लाइट्स डिले क्यों हुई? क्योंकि 800 फ्लाइट्स ऐसा नहीं था जमीन पर थी तो उन्हें उठकर ऊपर जाना था। जो आसमान में थी उन्हें जमीन पर आना था, सवारियां उतारनी थी, नई सवारियां लेनी थी और फिर जाना था। एयरपोर्ट पर अचानक फ्लाइट्स का आना और फ्लाइट्स का जाना दिक्कत करने लग गया। कारण तलाशा गया कि दिक्कत क्या हो रही है फ्लाइट्स को अचानक। दिक्कत के बारे में दो बातें पता चली। पहला, फ्लाइट्स को नीचे का एयर स्ट्रिप दिख ही नहीं रहा है। बोले सर फॉग हो गया होगा, बारिश हो गई होगी, धुआं हो गया होगा, वैसे भी प्रदूषण बहुत चल रहा है दिल्ली में। नहीं, हवाई जहाज जब जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, जब लैंड होने की कोशिशें कर रहा था, तो उसका जो डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पर उसे विजुअल्स ही नहीं दिखाई दे रहे थे, या विजुअल्स जो आ रहे थे वो फर्जी आ रहे थे। जहां पर उसका रनवे है उस रनवे की जगह उसे खेत दिखाई दे रहे हैं, और जहां पर रनवे नहीं है वहां पर उसे रनवे दिखाई दे रहा है। मतलब उसको जहां उतरना है उस जगह उतरने के स्थान पर उसे कुछ और दिखाई दे रहा है। तो क्या पायलट्स का दिमाग खराब कर दिया गया? नहीं। पायलट्स उतरकर गर्दन निकालकर रनवे नहीं देखते हैं। पायलट्स अपने डिस्प्ले को देखते हैं, उनके विजुअल्स के आधार पर लैंड करते हैं। उनके अंदर का जो कॉकपिट है, उसमें जो उन्हें नज़ारे दिखते हैं, सिग्नल से प्राप्त नज़ारे जो होते हैं, उनके आधार पर वो लैंडिंग प्लान करते हैं। लेकिन घटना क्या घटी? उन्हें जो घटनाएँ मतलब चीज़ें दिख रही थी, वो रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति के पीछे ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? निश्चित ही कोई साइबर हमला हुआ हो। इसे साइबर स्पूफिंग कहा जाता है, यानी कि जीपीएस स्पूक कर दिया गया है। अब ये जो घटना घटी उस समय तो इसे केवल एक टेक्निकल ग्लिच मान करके ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन आज भारत के जो एनएसए हैं, भारतीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, उनकी टीम इस विषय की जांच करने पहुंच रही है कि यार 6-7 तारीख को जो हुआ था वो उस समय एक टेक्निकल ग्लिच मान लिया गया था, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच से कहीं ज्यादा था। साथियों, 5 तारीख की शाम को ही एडवाइजरीज आना शुरू हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से सूचनाएं आ रही थी कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। जानकारी दी जाना शुरू हुई थी, पैसेंजर्स को एडवाइजरी दी जाना शुरू हुई थी। वी हैव टू टेस्ट योर लुक। सर हम लोग एनिमल वेलफेयर से हैं, मेरा नाम रेनू है। हम लोग अभी आए थे उन जानवरों के लिए जो अंदर मारे गए हैं। हमारे पास वीडियोस आए थे जिसमें एक बच्चा, हम बच्चा प्रोनाउंस करते हैं जानवरों को, एक बच्चा जिसके बम ब्लास्ट से पूरा फट चुका है वो, तो उसकी बॉडी की मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कदर है अंदर, क्योंकि इंसानों के लिए ज़्यादा दिल धड़कता है लोगों का, जानवरों के लिए कम। तो हम सोच रहे थे कि हम कम से कम उन बच्चों को सबको बॉडी में उनकी बॉडी अपनी एम्बुलेंस में डाल के ले जाएं ताकि उनको 2 गज मिट्टी नसीब हो जाए। सर अभी तक तो ना इन्होंने बोला है कि 9 डॉग मारे, 8-9 तो मरे हैं। 9 डॉग मीडिया वालों ने ही बोला है कि 9 डॉग मारे गए हैं। अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। तो हमने कहा कि सर जिन इंजर्ड भी हुए होंगे, चोटें भी लगी होंगी, आप वो बच्चे हमें रेस्क्यू करने दो, क्योंकि उनको अभी क्या है ना, इंसान को ले गए उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे, फिर उसमें मैगेट्स हो जाएंगे, मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े पड़ेंगे, फिर वो सड़ जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे। आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पर आए थे? हमें हो गया है 3 घंटे हो गए यहाँ पर। जैसे हमें पता चला ब्लास्ट हुआ, हम तुरंत आ गए यहाँ पे। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग नॉर्थ दिल्ली से हैं और मतलब अलग अलग सर्कल से डिवाइड। मैं नांगलोई से हूँ। हमें लगता है कि अभी ये आतंकवादी घटना है, नहीं है, इस पर भी टिप्पणी देना सही नहीं है क्योंकि अभी भी जांच जारी है। लेकिन जो सिम्टम्स निकल कर आए हैं वो ये है कि पेनफुल है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके पर खच्चे उड़े हुए। सर एक गाड़ी जब ब्लास्ट होगी ना, वो 10 लोगों को लेके नहीं उड़ेगी। सर ये सोचने वाली बात है। यही जांच शायद वो लोग कर रहे हैं जो हमारे आपके पीछे रात भर बैठ के वहाँ जांच कर रहे हैं। धमाका, हम लोग प्रदर्शन में थे जब धमाके की आवाज़ आई,
इतनी तेज धमाका किसी गाड़ी ब्लास्ट में तो होगा नहीं ना। और सर मेट्रो में तो मेट्रो पूरी हिली है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ है उस टाइम हम ठीक लाल किले के नीचे मेट्रो में थे और मेट्रो पूरी हिली है उस टाइम पर। यहाँ पे डॉग्स मरे, वहाँ कहीं मरे हो? नहीं सर, वहाँ कैसे मरेंगे? सरकार की गलती है सर। आप बोल रहे हो ना सर है। एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? क्यों सर? आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को, ठीक है? इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पलेगा? सुनो तो आराम से बात करो, मैं आपको भी सुन रहा हूँ। 2 मिनट वहाँ 10 लोग मरे, आपने एक बात नहीं बोली। आप कह रहे हो डॉग्स के चिथड़े उड़ गए। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। सुनो, जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे तो पालतू जानवर पलेंगे भाई, इंसान नहीं होंगे तो पलेंगे कहाँ से? आज जो स्ट्रिक डॉग है ना, आज वो इन्हीं से ही ना। ऊपर से कोई बात होती है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर्स बाहर रहते हैं। पता है, दिख रहा है। 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है, कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे, अपने घर का मरे तब पता चलता है, अपने घर का मरे जब पता चलता है। इन नेता के कौन सा घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता 150 करोड़ लोगों में पहचान तो ले, कौन अपना कौन पड़ा है? कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर पे, चले जाओ, तैयार है। दिख रहा है, दिख रहा है। इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो इस टाइम पे? बेजुबान की बात नहीं कर रहे। बेजुबान है तो पालता कौन है उन बेजुबानों को? इंसान ही तो पालते हैं। इंसान बचेगा नहीं तो कहाँ से पालोगे? अभी खाना खिलाया कभी किसी बेजुबान हम को? बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया, ठीक है? मेरी प्रोफाइल चेक कर अमित मिगलानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को। तो आप फिर इतना यूं क्यों कह रहा है कभी जानवरों को खाना खिलाया? क्यों चिढ़ रही हो तो बताओ भाई, इसलिए चिढ़ रहे, जो मरे उनकी बात करो। तो हम तो जानवर गए, बात की बात नहीं। प्यार है, दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें। जो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारी पड़ताल में इमाम के बाद आज का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आतंकवादियों ने पुलवामा की तर्ज पर, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक आतंकी हमले का प्लान बनाया था। जिस तरह 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले से विस्फोटक से लदी कार टकराई थी, उसी तरह दिल्ली में भी वीवीआईपी रूट से कार को टकराने की साजिश थी। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पुलवामा की तर्ज पर दिल्ली में भी फिदाइन हमले का प्लान था, लेकिन गलती से लाल किले के पास कार में धमाका हो गया और इसकी वजह से जैश की पूरी साजिश सफल नहीं हो पाई। आतंकवादियों के हैंडलर ने फिदाइन हमले के लिए बड़ा टारगेट दिया था। उन्हें नई दिल्ली इलाके में हमला करने के लिए कहा गया था। यहां संसद भवन, सेना भवन, बिरला मंदिर, बीजेपी मुख्यालय और आरएसएस के दफ्तर पर हमला करने का निर्देश था। जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों के निशाने पर लाल किला नहीं था। उनके मुताबिक लाल किले की पार्किंग से गाड़ी ले जाते समय गलती से धमाका हो गया। यह जानकारी भी सामने आई है कि कार चला रहे डॉक्टर उमर नबी का असली मंसूबा 6 दिसंबर को विस्फोट करने का था। 6 दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। सूत्रों के मुताबिक जैश का इरादा नई दिल्ली इलाके में पुलवामा की तरह बड़े हमले को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने का था। ऐसे हमले के जरिए जैश जताना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो जिंदा है। जैश-ए-मोहम्मद पहले भी संसद भवन और हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी घटना में मुसलमान नाम सामने क्यों आते हैं, पूछता है भारत। सीधा जवाब दिया जाए, खुलकर डिबेट। अंसार राजा जी जवाब दीजिए। अंसार साहब बोलिए। अंसार साहब जवाब दीजिए। अर्नब जी,
सबसे पहले तो मैं आपको मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और मैं समझता हूं कि जब तक इन जालिमों को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दिया जाए, जब तक डिबेटें बंद नहीं होनी चाहिए। इन जालिमों को, इन दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक जब तक ना पहुंचा दिया जाए, जब तक हम खामोश ना बैठे। लेकिन आपने एक बात कही है कि ये एंटी हिंदू हैं। ये एंटी हिंदू नहीं, ये एंटी मुस्लिम है। ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हम नहीं मानते इनको मुसलमान। सवाल का जवाब नहीं दिया। हम क्यों उनको मुसलमान कहें? सवाल का जवाब नहीं और दिया। जो महबूबा मुफ्ती, सवाल का जवाब आपने अवॉइड कर दिया। सवाल के जवाब से निकलने की कोशिश। आज सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे आपसे। सवाल मेरा क्या था? बहुत सीधा सवाल करने वाला आदमी हूं। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता प्रेम शुक्ला जी, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकी घटना में और चांदनी चौक के ब्लास्ट में और गांधीनगर में अटेम्प्टेड पॉइजनिंग में मुस्लिम नाम सामने क्यों आ रहे हैं? पूछता है भारत। जवाब आज दे मुझे। हटने की कोशिश ना करे, हटने की कोशिश ना करे। प्रेम गुप्ता जी डिबेट पे आइए। प्रेम शुक्ला जी सुन तो लिए। अर्णव जी, देखिए क्या होता है कि ये इस्लाम का जो है लबादा ओढ़कर आतंकवाद को बचाने का बारंबार प्रयास किया जाता है। अब अल फराह का तो जो अर्थ है, अल फराह अरबी का शब्द है, उसका अर्थ आनंद होता है। लेकिन वहां के डॉक्टरों को रोगियों का निदान करने में आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि नरसंहार करने पर वो आमादा थे, आतंकवाद करने पर आमादा थे। तो इस्लाम में वो कुरान शरीफ का कौन सा तर्जुमा है जो आतंकवाद खड़ा करता है? पॉइंटर्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की अड़ी घूमेगी। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए ये खबर। इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपके सामने। देश के 5 एयरपोर्ट्स को बम की धमकी मिली। देश के 5 एयरपोर्ट्स को बॉम्ब की धमकी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इसमें शामिल एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। त्रिवेंद्रम हैदराबाद एयरपोर्ट को भी धमकी मिली। यह बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। जब एक खास तरह की मानसिकता इस समय देश में प्रिवेल कर रही है, उन लोगों की भी जिन्होंने इस ब्लास्ट को होते हुए देखा है, उन लोगों की भी जो ये समझ रहे हैं कि अब इस तरह का केस जाहिर है 12-13 साल के बाद अगर दिल्ली में देखने को मिला है तो ये वन ऑफ इंसिडेंट किसी तरीके से हो गया, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन फिर जाहिर है जब ये हुआ होता है तब दिमाग में घाव, दिल में घाव बहुत ताजा होते हैं। और फिर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता आपको ये बता रहे हैं कि ये थ्रेट क्या इस समय किसी ने सनसनी फैलाने के लिए की है या ये थ्रेट क्रेडिबल लग रही है? जितेंद्र, इसके अंदर आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिली है ना कि अभी एक व्यक्ति जो बात कर रहा है कि कुत्ते बिल्लियों को लेकर बात कर रहा है इस वीडियोस के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि ये कुत्ते बिल्लियों का तो कोई मैटर ही नहीं था। ब्लास्ट हुआ है उसमें ब्लास्ट की लेकर ये जो लड़की बोल रही है ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही क्या? लड़की के साथ जो कुछ लोग ये मिलके हो रही हैं वो एक लड़के को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा क्या? लगता है कहने का कनेक्शन इनका भी हो सकता है, इनके भी अब्बा हैं वो लोग। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था इस वीडियो के अंदर। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से इस वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी। आपने ये बहुत से वीडियो देखे हैं, मैंने हर वीडियो के अंदर बताया। पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक ले चुके हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें, पीएम मोदी सीसीएस की बैठक ले चुके हैं। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसको आतंकवादी घटना मान लिया गया है। इसे आतंकवादी घटना ही मान लिया गया है। इस वक्त की सीसीएस की बैठक में भी पीएम मोदी ने बहुत कुछ अच्छा टॉपिक बताया है। चलिए हम आपको सीसीएस की बैठक के अंदर एक वीडियो और दिखाते हैं आपको। मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सीसीएस की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे पहले सीसीएस की आखिरी बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 मई को हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। सीसीएस की इस बैठक के बाद कैबिनेट की भी एक बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ
इस प्रस्ताव की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि मोदी कैबिनेट लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला मानती है, क्योंकि बीते दिन तक आपने देखा होगा इसको आतंकी हमला बोलने से पहले जांच की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आज ये साफ कर दिया गया है कि ये जघन्य आतंकी हमला है। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकवादी हमला है। और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने यह तय किया कि अब किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला यानी एक्ट ऑफ टेरर माना है। मोदी कैबिनेट ने अपने औपचारिक प्रस्ताव में कहा है कि इस आतंकवादी हमले को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। दूसरा, सरकार ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए यह दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है, चाहे उसका रूप या स्रोत कोई भी हो। तो मोदी सरकार ने इस हमले को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब तय है कि इस आतंकवादी हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया दिख सकती है। तीसरा, इसी प्रस्ताव में सरकार ने उन देशों का आभार जताया है जिन्होंने इस हमले के बाद भारत को अपना समर्थन दिया था। चौथा, सरकार ने निर्देश दिया है कि इस आतंकवादी हमले की जांच को पूरी गंभीरता और पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए ताकि हमले के साजिशकर्ताओं, हमले के सहयोगियों और हमले के प्रायोजकों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। और आखिरी बात इसमें यह लिखी है कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटने के बाद LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में घायल कई लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका एक्स पर यह पोस्ट काफी मायने रखता है। आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लिखा इस पोस्ट में कि इस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूं जो प्रधानमंत्री ने आज लिखा है उसके मायने आखिर क्या है। जब वो साजिशकर्ताओं की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो जितने डॉक्टर आदिल, ये जितने डॉक्टर्स हैं ना, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, इनकी बात नहीं हो रही है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, यानी जो मास्टरमाइंड था। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया। सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा PM मोदी की CC की बैठक में आतंकवादी घटनामाली यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, 100% होगा भाई, मेरे को लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन हो सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ हर बार जब भी आतंकवादी घटना होती है कोई दूसरे धर्म का कोई नहीं व्यक्ति आता है, हर बार यही एक व्यक्ति क्यों आता है, और यही एक व्यक्ति है धर्म। और धर्म कौन सा है? आतंकवादी कौन से है? मुसलमान। ये मुसलमान ही क्यों आते हैं हर आतंकवादी घटना के पीछे? जब फ्रांस के अंदर भी एक हुआ था अटैक, याद होगा आपको, अमेरिका के अंदर भी हुआ था, भारत के ताज होटल भी हुआ था, बहुत सी आतंकवादी घटना हो रही है। हर आतंकवादी की घटना के पीछे क्यों है इन आतंकवादियों जैसे लोगों का हाथ, यानी मुसलमानों जैसे लोगों का हाथ क्यों है? ये मुसलमान 5-10% है जो पूरी 90% मुसलमानों को बेचारों को वो दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बदनाम कर देते हैं। 57 मुस्लिम देशों को बदनाम कर देते हैं, 57 में से 56 देशों की, और एक पाकिस्तान तो अपना ही बिगड़ा हुआ लोंडा है। बताइए मुझे इस वक्त की, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कहाँ है मुसलमानों आपका ईमान? 5 से 10% मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। देश का इंडिया जो मुसलमान है वो एकदम सही रास्ते पर चलता है, वो आगे बढ़ा रहा है देश को। पर ये 5-10% लोग होते हैं ना जो 90% पर आंच डाल देते हैं। आप ऐसे लोगों पर, आप दिन भर मेहनत करते हो अपना देश बढ़ाने के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए, और ये लोग बदनाम आपको कर देते हैं हर बार। हम इंडिया के मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, और इंडिया के वो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं जो इस हरकत में आते हैं। बताइए मुझे, जवाब दीजिए,
नहीं है जो इसलिए हम कहते हैं बार हर वीडियो के अंदर बार बार कि भाई हिंदुओं जाग जाओ, पर तुम लोग मोदी चोर है, मोदी वोट चोर है, जो किधर चोर है, ये पता लिखते रहते हो हमेशा। क्यों लिखते रहते हो? क्योंकि आपके इसके पीछे की वजह है आपकी साइकोलॉजी को बदल दिया है, कुछ चीज़ों को बदल दिया गया। ये बदल इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट कर दिया इन्होंने कि मोदी को आप गलत बोलोगे, और ये भारत के अंदर भी है, मोदी गलत बोलते हैं, मोदी को कुछ लोग कमेंट डालते रहते हैं। भारत का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी आ रहा है, इसको ये नहीं पता है कि बिहार के अंदर स्टेट का चुनाव है, इसमें बिहार के भी कवरेज करेंगे कि बिहार के अंदर चुनाव है तो नेशनल स्तर का कोई मामला क्यों लेके आऊँ मैं इसके अंदर। चलिए और वीडियो आपको दिखाते हैं थोड़े से, ताकि थोड़े और दिमाग के फ्यूज खुलें। जो ये देश के अंदर देश तोड़ने की बातें करते हैं ना इन कुत्तों की, हम थोड़ा सा और कर देते हैं इनके इलाज। हमारा कोई वीडियो, एक बात और कह रहा हूं कि हमारा वीडियो किसी इंडियन को दुख पहुंचाने का नहीं है। हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को दुख पहुंचाने का है, जो देश को तोड़ते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। भारत के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, 57 में से 56 देशों के भी बहुत अच्छे हैं। ये पाकिस्तान पता नहीं कैसे कुत्ता एक पैदा हो गया इस धरती पर, बिगड़ी हुई औलाद है भारत की, इसको सुधारना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 चलाकर इस बार इसको ऐसा धोएं कि समझ में ना आए कि कहाँ से अटैक हो रहे हैं। अफगानिस्तान से भी अटैक करवाया जाए, ईरान से भी करवाया जाए, अंदर और विद्रोह किया जाए। ये प्रधानमंत्री आने वाला कह रहा है, अंदर और अटैक करवाए जाएं, ऊपर से भारत ठोके, उधर से पानी एकदम खोल देना चाहिए, सारी तरीके से एक साथ अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान अपने तबाह हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का कभी भी क्षेत्रफल बढ़ सकता है, चाहे वो बांग्लादेश को लेकर बढ़ सकता है, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर बढ़ सकता है, बढ़ेगा। ठीक।